Dear student, this is the last lecture of सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी। इस लेक्चर में हम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द इकनॉमी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्कीम्स फॉर रेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, ऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर? जिस सेक्टर्स में सारी एक्टिविटीज़ एक सिस्टम से होती है और जहां ओबे द लॉ यानी कानून का पालन होता है उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में लेबर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन होती है, उन्हें देश और उद्योग की कस्टमरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, उन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल, कैजुअल लीव, मेडिकल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड मिलता है। अब इसमें एक वर्ड आया था सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी फैमिली का हेड अर्न कर रहा है यानी कमा रहा है और बाकी मेंबर्स उस पर डिपेंड रहते हैं। किसी एक्सीडेंट के कारण फैमिली हेड का डेथ हो जाता है या वो वर्क करने में कैपेबल नहीं है, उसके बाद उसके फैमिली सर्वाइवल करने में प्रॉब्लम होता है। यदि उसके फैमिली को गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा तो उसके फैमिली का दोबारा अपनी लाइफ को सही ढंग से सरवाइव करने का हिम्मत मिल जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो पूरे फैमिली के फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जिस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता है और जहां मोस्ट लॉ की डिसरिगार्ड होती है उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में स्मॉल शॉपकीपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आते हैं। इस सेक्टर में वर्क करने वाले लेबर को बेसिक राइट्स नहीं मिलती है और सैलरी भी बहुत कम मिलता है। और तो और इतनी कम सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती है। इस सेक्टर में वर्क करने वाले वर्कर्स को कैजुअल लीव, हेल्थ बेनिफिट्स, इंश्योरेंस etc के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। आप एक लॉकडाउन के भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जो भी मज़दूर अलग अलग स्टेट से जो यहाँ बिहार से माइग्रेट करके अलग अलग स्टेट में गए थे, वो लॉकडाउन के समय में वो वापस लौट के आ रहे थे, यानी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ डिफरेंस हैं। फर्स्ट, क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में? वर्किंग कंडीशन आर रेगुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? देयर आर रूल्स बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स। सेकेंड, वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी। इसमें वर्कर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी। थर्ड, वर्कर्स गेट वीकली हॉलीडे, मेडिकल फैसिलिटीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट्स etc। इसमें क्या होता है? देयर आर नो सच बेनिफिट्स एट वर्क।
आई होप आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। जिस सेक्टर में गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में कंपनी चलाई जाती है उसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत गरीबी थी। उस टाइम प्राइवेट ऑनर्स के पास कैपिटल की कमी थी। वे बेसिक आइटम्स जैसे आयरन, एल्युमिनियम, सीमेंट etc. के इंडस्ट्रीज में कैपिटल लगाने की स्थिति में नहीं थे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। प्रेजेंट टाइम में पब्लिक सेक्टर में वेंचर्स, सेल, ONGC और भेल, ये सारे क्या है? पब्लिक सेक्टर हैं। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर। जिस सेक्टर में प्राइवेट पीपल द्वारा कंपनी चलाई जाती है उसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं रिलायंस जियो, टाटा, इन्फोसिस, गोदरेज etc. आई होप आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स आर रेडिकेशंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस का रीजनरेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई स्कीम चलाती है। एग्जाम्पल नरेगा। नरेगा का इंट्रोड्यूस 2005 में किया गया था। बाद में इसका नाम मनरेगा रखा गया, यानी महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस स्कीम के अकॉर्डिंग रूरल हाउस से कम एक पर्सन को साल में 100 डेज के लिए रोज़गार की गारंटी दी जाती है, यानी 365 डेज में उसे 100 डेज काम करने की पूरी गारंटी दी जाती है मनरेगा के अकॉर्डिंग कि आपको 100 डेज काम हम देंगे। गांव में रहने वाले पुअर फैमिली को राइट टू वर्क श्योर करने के डायरेक्शन में यह एक यूनिक पहल है। यहाँ देखिए लॉकडाउन के 2 महीने मनरेगा के ने 2.63 करोड़ परिवार की औसतन 17 दिन रोजगार दिया। कितने परिवारों को काम मिला? 2.63 करोड़। काम के कुल कितने दिन रहे? 45.49 करोड़। एक परिवार को औसतन कितने दिन काम? 17.33 डेज। हर व्यक्ति को औसतन कितनी मेहनताना यानी कि उनकी सैलरी मिला? 201 रुपया 12 पैसा। कितने काम पूरे हुए? ₹9.37 लाख। मेहनताने पर कुल कितने खर्च हुआ? 9771 करोड़। यहाँ देखिए पिछले साल 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आचार संहिता लागू होने के दौरान चुनाव आयोग से मंजूरी लेकर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में राज्यवार 1 से 15 रुपये तक बढ़ोतरी की। वहीं गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यानी इसकी जो पर डे की वो आपको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है पर डे का, वो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइप पे, कहीं पे 150 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 200 है। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हो तो 300 से 330 तक मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार से मैंने भी न्यूज़पेपर का कटिंग है। बिहार में भी 3 साल में बढ़े सिर्फ 3 रुपये।
इसी तरह बिहार में सरकार ने वर्ष 2017 से 18 में 168 रुपीज़ मनरेगा मजदूरी तय की, यानी 17-18 में 168 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता था। इसके बाद वर्ष 2018 और 19 में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी 168 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा। 18-19 में भी उतने पैसे थे, जबकि 19-20 में सिर्फ 3 रुपया बढ़ाए गए। और आप देख सकते हो कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, यानी अभी 170 रुपीज़ तय की गई है। बिहार के मनसाही ब्लॉक में चितौरिया ग्राम पंचायत के जितेंद्र पासवान और उसकी पत्नी सरस्वती देवी दोनों मनरेगा में काम करते हैं। आज जितेंद्र पासवान सरपंच हैं, मगर उनकी पत्नी आज भी मनरेगा में मजदूरी करती है। तो यही कारण है कि मनरेगा आने के बाद भी पूरे तरह से गरीबी दूर नहीं हुआ, यानी ग्राम में रहने वाले लोगों को सही ढंग से रोज़गार नहीं मिला। और रोज़गार मिला तो आप ही सोच सकते हो कि 171 रुपीज़ से क्या होगा। इसी लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।